तो दोस्तों हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं और पहला चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था संख्या पद्धति। अभी दूसरे चैप्टर बहुपद को हम देखेंगे। बहुपद में स्टार्ट करते हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद में बहु मतलब एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा पद होंगे इसमें। तो बहुपद होने के लिए कुछ कुछ शर्तें हैं, जैसे कि बहुपद में केवल जो है कि पूर्ण संख्या ही घात हो सकती है। पूर्ण संख्या केवल घात हो सकती है। और पूर्ण संख्या के अलावा आप जानते हैं पूर्ण संख्या में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इस तरह से आता है। इसमें जो है कि अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट वाली कोई संख्या इसमें नहीं रहेगी। निगेटिव घात नहीं हो सकती है, या इस तरह से नहीं हो सकती है। दोनों ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी शर्तें हैं। 0 हो सकता है, 1 की घात हम 0 + 2 लिख सकते हैं, ये एक हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो आता है व्यंजक, एक आता है व्यंजक, दूसरा आता है समीकरण। इन सब चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। ऐसे यदि फैक्चुअल बताया जाए तो व्यंजक और समीकरण में जब आप देखेंगे जो विजुअलाइजेशन होगा उसमें जो है कि व्यंजक में आपको जो इक्वल बराबर का जो चिन्ह रहता है वो नहीं दिया रहता है, जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह दिया होता है। तो व्यंजक को जैसे कि हम x + y लिख सकते हैं, व्यंजक हो गया। लेकिन समीकरण को हमको बताना पड़ेगा कि x + y बराबर कितना होगा, ठीक ना। तो ये दोनों जो है कि अलग अलग हैं और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको दिख रहा होगा। फिर जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उस समय जो है कि इसके बारे में और सही तरीके से समझ लेंगे। पहले हम बुक्स को पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। तो समझ लिया कि जो बहुपद है उसमें जो ये व्यंजक या समीकरण में जो चर होगा x, y, z जो भी चर होंगे उनको जो है उनकी जो घात होगी वो केवल पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4। इसमें अंडर रूट नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएंगे, 2 नहीं आएगा, और जो है कि x की घात 0 हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आइए हम अब देखते हैं इसमें आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ है। तो बुक्स में आप जब नीचे पढ़ेंगे तो कुछ जो है कि आपको फार्मूला टाइप की चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x² - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। आगे भी हम इसको जो कि ये फार्मूला है इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हम लोग बाद में देखते रहेंगे। इसके बारे में भी कभी हम सही तरीके से बात करेंगे। अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हम जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, ये 2 तरह की थ्योरम है, इनको हम देखेंगे। और गुणनखंड में इनका कैसे उपयोग है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ सर्वसमीकाएँ होंगी जिनको हम देखेंगे गुणनखंड करते समय। अब आगे देखते हैं। आगे है पहला एक चर वाला बहुपद। इसमें जो है कि पहले एक चर वाले बहुपद के बारे में बताया गया। चर तो पहले क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है तो हम मान लेते हैं कि x होगा, उसकी वैल्यू y होगा, z होगा, a हो गया, b हो गया, c हो गया, इस तरह से t हो गया, m हो गया, इस तरह से कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक। कैपिटल M कुछ भी मान लेते हैं तो उसको चर कहते हैं, ठीक ना। उसमें जो आ जाता है 2, 4, 8, 10 इस तरह से, या 15 जो अंक आ जाते हैं उनको जो है कि हम अचर कहते हैं। चर जो है कि वेरिएबल्स होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ये अचर जो है कि फिक्स होता है, बिल्कुल ये वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। तो एक चर वाले में एक चर रहेगा 2x, 3x -x -1/x। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको यहाँ माइनस दिख गया, 1/2 दिख गया। मैंने कहा था x की घात जो है कि
1/2 नहीं होनी चाहिए। ये जो है 1/2 ये घात नहीं है, ठीक ना, ये घात नहीं है, ये उसका क्या होता है, गुणक होता है। इसके साथ जो है कि हमने उसका गुणा किया हुआ है, तो गुणांक इसको बोल सकते हैं आप। तो एक चर वाले में एक चर रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे x प्लस वाई लिख दिया तो ये 2 चर हो गए, 2 चर वाले हो गए, ये x प्लस वाई प्लस 3 लिख दिया गया तो ये भी 2 चर वाले ही रहेंगे, ठीक। चर यही केवल काउंट होंगे जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। और आगे देखेंगे तो ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं दिया है, ये हम चर को जो है कि ABCD की तरफ लिख सकते हैं। और इसके साथ यदि कोई व्यंजक है AX है तो AX में जो, जैसे कि मैंने बताया, X के पहले जो गुणांक लगा हुआ है वो अचर हो सकता है। और इसके आगे इन्होंने क्या बताया है, इसके आगे इन्होंने एक ये बताया कि मतलब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। एक स्क्वायर दे दिया गया जिसकी प्रत्येक भुजा जो है कि 3 mm है, तो इसका जो है कि हम परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ का जोड़, मतलब चारों तरफ, माप मतलब चारों तरफ की जो माप होती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो चारों भुजाओं के यदि आप जोड़ दोगे किसी भी आकृति का तो उसका परिमाप निकल जाएगा, तो इसका चारों भुजाओं का योग हो गया, ठीक। यदि मान लीजिए कि इसकी, ये समझाते हुए बताते हैं आगे, यदि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम इसका परिमाप कैसे लिखेंगे। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये हो जाएगा 4x। या फिर जो परिमाप का फार्मूला होता है, स्क्वायर के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आगे इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मतलब एक बीजीय व्यंजक किस तरह से बनता है। यदि मान लीजिए कि हमने x वैल्यू मान ली है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा x²। तो ये बीजीय व्यंजक किस तरह से बनता है हम एक बार जब और सवाल हल करेंगे ना तो इस पर बात करेंगे, और छोटी मोटी कहानियों के साथ हम सवाल हल करते रहेंगे। उसमें आपको हम बताते रहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, ये सब चीज़ें हम फिर से बात करेंगे इस पे। पहले किताब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई व्यंजक भी हो सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है, देखिए कि घातांक जो है कि पूर्ण संख्या ही है, ये जरूरी है, ये इसकी शर्तें हैं। अभी ये शर्त क्यों है कि पूर्ण संख्या ही रहे। जैसे मान लीजिए कि हमने अंडर रूट कोई रख दिया, तो यदि घात 1/2 कर दिया तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अंडर रूट यदि कोई घात हो गई तो हम कैसे उसको निकालेंगे, निगेटिव हो गया तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके वजह से जो है कि हमने पूर्ण संख्या रखा है जिसमें कि ना निगेटिव है ना ही कोई करने वाली या ऐसी वैल्यू है जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, इसका जिक्र हो चुका है कि एक चर होगा तो एक चर वाला बहुपद, 2 चर होंगे तो 2 चर वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक ना। ठीक है, अब इसमें यदि बड़ा समीकरण हो लेकिन उसमें एक ही चर है तो उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। देखिए इसमें x³ - x² + 4x + 7 है, इसमें केवल x है और प्लस अचर है तो इसको x चर वाला बहुपद कहेंगे। ऐसे इसमें y है तो y चर वाला बहुपद कहेंगे, इसमें t है तो t चर वाला बहुपद कहेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, तो अब इसमें बताया गया कि पद क्या होते हैं। तो जितने उसमें संख्याएं जोड़ी गई हैं उनको जो है कि एक एक पद कहते हैं। जो जोड़ी गए, जो एडिशन में है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, जितने भी हैं अचर और चर उनको पद कहेंगे। जैसे कि x² + 2x में 2 पद हैं, x² है और 2x है, यहाँ पे देखिए लिखा है x² है और 2x है, तो ये बहुपद के पद कहलाते हैं, ठीक।
ऐसे ही इसमें 3x² माइनस 3x² प्लस 5y प्लस 7 में जो है कि 3 पद हैं, 3y², 5y और 7। ठीक है, तो अब आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, गुणांक की बात आती है तो यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि -x का क्यूब प्लस 4x² प्लस 7 माइनस 2 में यदि गुणांक देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि एक छिपा हुआ है, x क्यूब के पहले एक है तो उसको लिखते नहीं है, जैसे x की घात 1 है तो इसको x ही लिखते हैं, तो एक मोस्टली हर जगह पे छुपा रहता है। तो माइनस है तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, x क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, ये माइनस है। यदि मान लीजिए कि केवल x क्यूब लिखा हुआ है प्लस मान लीजिए 2x प्लस 7 कोई समीकरण है, तो इसमें x क्यूब का जो गुणांक होगा वो केवल जो है कि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा हुआ है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे जो है कि एक छिपा हुआ है और चूंकि इसका चिन्ह जो है कि माइनस है तो इसका गुणांक जो है कि -1 होगा। ठीक है, x² का गुणांक जो है कि 4 होगा और x का गुणांक जो है कि 7 होगा और ऐसे ही ये अचर पद हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, तो ये गुणांक के बारे में और आपको बताया है। और अचर बहुपद, हाँ मैंने बताया था कि ये जो बहुपद हैं उनमें जो है कि शून्य घात हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई 2 ही दे दिया और यही बहुपद है तो हम इसको लिखेंगे x⁻0 प्लस 2, तो इसको कहते हैं अचर बहुपद या शून्य बहुपद, अचर या शून्य बहुपद। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अंडर रूट में नहीं लिख सकते हम, यहाँ पर अंडर रूट x है, ये 1/x है, तो ये जो है कि बहुपद लिख तो सकते हैं लेकिन ये हमारी बहुपद नहीं होगी। ठीक ना, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। आपके में देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी वजह से ये बहुपद नहीं है। ठीक, ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। ठीक है, जो भी तर्क है वही है कि उसकी घात जो है कि पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है या माइनस में है, तो ये सब चीज़ें बहुपद के लिए टर्म एंड कंडीशन में नहीं आती हैं। हाँ, यदि जैसे बहुपद में चर x है तो हम इसको जब दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं p ब्रैकेट में x लिखते हैं और फिर इक्वल टू की समीकरण लिखते हैं, ये दिखाने का तरीका है। ठीक ना, यदि y पद है, y चर है, तो y चर को जो है कि ry sy इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। py भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे ry ही नहीं, हम p और ब्रैकेट में y भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए बहुपद में ना कितनी भी संख्या में पद हो सकते हैं, यहाँ पे देख भी रहे हैं आप 150 पद हैं इसमें, 150 प्लस 1 तो 151 पद हैं इसमें। ठीक, अब 151 पद हैं और इसके समीकरण मतलब यदि इसको 0 कर दिया जाए तो इसका समीकरण निकलेगा क्या, इसकी वैल्यू निकलेगी क्या? x की घात जब तक 5 है तो इसको जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से निकालने के तरीके हैं। 1 से घात पावर है तो 5 है तो ठीक है, x की घात 6 हो गया तो कोई इसका सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, ये अलग अलग तरीकों से सॉल्व होगा। जैसे कि अब उसमें कई चीज़ें लोग बता देते हैं कि मान लीजिए कि x की घात 150 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो उसको भी तो हम हल कर ही लेते हैं सिस्टम तरीके से। मैं बोला कि
अलग अलग हो सकते हैं, फिक्स नहीं है उसका कि यही सिस्टम लागू होगा। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। x की घात 150 बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 की पावर 1/150। एक की कितनी भी घात करो आप, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। तो प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है, एक पदी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जितने पद होंगे उनको उस तरह के नाम दिए जाते हैं। एक पदी है, दो पद है तो दो पदी, यदि एक घात है तो रैखिक, उसके ऊपर जो घात है तो द्विघात, त्रिघात, इस तरह से उसको नाम दिया जाता है। ठीक है।